देखिए, बिहार के इलेक्शंस में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महज 10% सीटों के ऊपर अपने उम्मीदवार उतारी है। 90% सीटों के ऊपर मजलिस नहीं इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन ये 10% सीटों को हराने के लिए, चाहे फिर वो कांग्रेस पार्टी हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, इन लोगों ने जो ताकतें लगाई है सिर्फ 10% सीटों के लिए। उसमें मकसद क्या है कि असदुद्दीन अवैसी ने वहां से जीतना नहीं चाहिए। ये उन तमाम कौम के लोगों के लिए एक सोचने वाली बात है। बहुत गौर से समझिए कि समाजवादी पार्टी बिहार के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ रही है। क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि अखिलेश यादव एक यादव है। उन्होंने बोला कि भाई, मेरा एक भाई बंधु है जो बिहार के अंदर अपनी क़यादत खड़े कर रहा है, अपनी लीडरशिप तैयार कर रहा है। तेजस्वी यादव के लिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, लेकिन जाकर उसकी पूरी मदद करूंगा करके। तो उन्होंने करे क्या? उन्होंने अपनी पार्टी के जितने मुस्लिम लीडर्स हैं सबको लाकर छोड़ दिए सीमांचल के अंदर, जहां मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बहुत ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी ने क्या करी? 90% सीटों के ऊपर, वहां पर आप गिन के बताइएगा कि कांग्रेस जो अपने आप को बड़ी सेक्युलर पार्टी कहती है, उनके मुस्लिम लीडर्स कौन से ऐसे नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स के पास जाकर प्रचार करे, कितने प्रचार करे। और कांग्रेस के जो मुस्लिम लीडर्स है वो भी पूरे के पूरे सीमांचल के अंदर आकर बैठ गए। और निशाना कौन था? भाजपा नहीं था इनके नेताओं के ऊपर। इनका निशाना था कि ओवैसी ओवैसी क्यों आ रहा है, हैदराबाद से चलकर ओवैसी क्यों आ रहा है करके। तो आप ये बात समझिए कि आज अपनी क़यादत अगर मजबूत हो रही है, जीतने की कगार के ऊपर है, तो कैसे तमाम सियासी पार्टियां, लानत है ऐसे मुसलमान लीडरों के ऊपर जो मुझे जवाब दे कि 90% जो सीट्स जहां पर मजलिस नहीं लड़ रही है वहां पर आपने कितने जलसे किए हैं और मजलिस के उम्मीदवारों के खिलाफ आपने कितने जलसे लिए हैं। आप तो सेक्युलर है। सेक्युलरिज्म का मतलब यह है कि नहीं साहब, हम तो सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को साथ में लेकर चलते हैं करके। तो सिर्फ आपको तो सिर्फ यहां पे क्यों भेजा गया है? अखिलेश यादव अगर अपने भाई के लिए, अपने जात भाई के लिए इलेक्शन ही नहीं लड़ रहा है, तो सवाल यह पैदा होता है कि हमारे जात भाई हमको गिराने के अंदर क्या क्या खेल खेल रहे हैं। सवाल यह पैदा होता है कि अखिलेश यादव बिहार और उत्तर प्रदेश सटे हुए हैं, लगे हुए हैं। अगर वहां पर वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं तो औरंगाबाद में आकर क्यों इलेक्शन लड़े आपने? औरंगाबाद आकर इलेक्शन लड़ने की वजह क्या थी? यानी कि इसका मतलब आप अच्छी तरह से समझ लें। मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैंने साफ तरीके से बता दिया। लोग इसके ऊपर सोचे और अपना फैसला करें। 11 तारीख के दिन इलेक्शन होने वाले हैं। निकले अपने घरों के बाहर और किसी और पार्टी को नहीं, जहां मजलिस है वहां पर मजलिस को वोट दे और बाकी 90% सीटों के ऊपर जो उम्मीदवार है, जिसको देने का है, आप दे दीजिएगा। इस तरीके से आरोप कंटिन्यू लगा रहे हैं, मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जहां से शुरुआत हुई कि एमआईएम का बीजेपी का गठबंधन कब टूटा, लेकिन उसके बाद हाल ही में उन्होंने कई स्टेटमेंट दिए, आपने उनका जवाब भी दिया। आखिरकार क्या कांग्रेस एमआईएम महाराष्ट्र में हो या हिंदुस्तान भर में हो, कभी एक साथ देखने के लिए मिलेगी नहीं, या इमरान प्रतापगढ़ी को छूट दी है? मैं सिर्फ आपके जरिए सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के इतने बड़े नेता, हेलीकॉप्टर में घूमने वाले, उन्होंने नॉन मुस्लिम कांग्रेस के या आरजेडी के कैंडिडेट्स के खिलाफ कितनी सभाएं ली है? हर रोज उठे सुटे, कभी अमोर में आ जा रहे, कभी वैसी में आ जा रहे, कभी कोचाधामन में आ जा रहे, कभी किशनगंज के अंदर आ जा रहे हैं। भाई, हम तो 10 सीटों के ऊपर लड़ रहे हैं ना। आपने अपनी पार्टी से कहना चाहिए था कि भाई, हमारी तो सेक्युलर पार्टी है, मुझे आप क्यों मुसलमानों का लीडर बना रहे हैं? अगर मुसलमानों का लीडर बनना होता तो मैं तो एमआईएम के अंदर गया होता। मैं तो सेक्युलर लीडर हूं। तो सेक्युलर लीडर मुझे आप पटना में भिजाइए, मुझे आप दूसरे शहरों के अंदर भिजाइएगा बिहार के, और वहां पे मेरी सभा कराइएगा। लेकिन आपको जानबूझकर जब यहां पर भेजा जा रहा है, तो आप समझ लीजिएगा कि कांग्रेस हो, आरजेडी हो या समाजवादी पार्टी हो, इनकी मंशा और इनकी नीयत क्या है। वो मेला इस साल महाराष्ट्र में होने जा रहा है, तो कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनका स्टेटमेंट ऐसा आ रहा है कि मुसलमानों को एंट्री नहीं देना चाहिए,
मैं कोई कारोबार के लिहाज से नीतीश राणे ने इस पर सवाल उठाया कि दुकानें नहीं लगाने। लेकिन नीतीश राणे की हुकूमत नहीं है, हाँ? नीतीश राणे एक चिंदी चोर लीडर है महाराष्ट्र का, हाँ? और उसने अगर कोई बयान दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हुकूमत का बयान है करके। और इसका जवाब मेरे से लेने से बेहतर ये है कि आप जो मुसलमान आज सत्ता में बैठे हुए एक नेता के तलवे चाटने के पीछे जो भाग रहे हैं, अजीत दादा, अजीत दादा, दादा मतलब हमारे दादा से बढ़कर हमारे दादा, मौका मिला तो हम इनको पप्पा भी बोल देंगे, हमारे अब्बा भी बोल देंगे, हाँ? तो उनसे जाकर ले जो कहते हैं कि नहीं साहब मुसलमान 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 लीडर, उनके पास भी जा रहे हैं ना। तो आप ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हैं? हुकूमत में मैं बैठा हुआ हूं क्या? हाँ? मैं अगर हुकूमत में बैठा होता तो मैं कैसा जवाब दिया होता तो आपको समझ में आया होता। भाई उसने बोला, सरकार का एक एमएलए है, मिनिस्टर है, उसको क्या जवाब देने का है? वो आप है तो अपने दूसरे जो अलायंस पार्टनर्स के अजीत दादा है, और मेरे से बेहतर यहाँ पे उनके जो मुसलमान लीडर घूम ले रहे हैं, उनसे जाके पूछिएगा सवाल कि साहब आपको तो वहां पे दुकान लगाने भी नहीं दे रहे हैं करके, और आप लगे हुए सुबह दोपहर शाम अजित पवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्नाटक बेंगलोर एयरपोर्ट पर एक बीजेपी के लीडर ने एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर डाला है जिसमें एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उसने ये लिखा है कि ये राज्य सरकार की मुहर तमाचा है एयरपोर्ट पर नमाज पढ़ना। देखिए घटिया लोगों की घटिया सोच, घटिया समझ, नमाज 2 मिनट के लिए होती है, उसके अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, उसमें कोई नहीं है। इलेक्शन के वक्त में देखिए ये जैसे राणे टाइप के जो लोग हैं ना, वो कर्नाटक में भी है, वो दिल्ली में भी है। इनकी मानसिकता, ये सब इनके दिमाग का अगर आपने स्कैन करे, अगर इनका सीटी स्कैन अगर निकाले दिमाग का, तो आप मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें भेजा नहीं मिलेगा, गोबर मिलेगा। आप चेक करवा लीजिएगा। मैं नीतीश राणे को चैलेंज कर रहा हूं, तो एक मर्तबा सीटी स्कैन निकाल, और निकाल के है तो तू वो रिपोर्ट है तो सोशल मीडिया के ऊपर डाल। हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि तेरे मेंदू जो होता है ना भेजा, वो भेजे की जगह गोबर है तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ। जमीन घोटाला निकला है, 12 कंपनियां और ऐड हो गई उसमें, और पूरी राष्ट्रवादी दोनों भी वो भतीजे को बचाने के लिए मैदान में उतरी। आप कैसा देखते हैं? नहीं बाप खुद बोल रहा है कि मेरे को तो मालूम ही नहीं, मेरे को अच्छा 300 करोड़ का अच्छा ले लिया उसने जमीन, अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं है करके उसने। मतलब ये सोच लीजिएगा कि उनके लिए ऐसा लग रहा है कि 300 करोड़ कहते पड़े होंगे ड्रॉर फ्लावर में, निकाला जाके कुछ तो भी जमीन खरीद के लेके आ गया। मतलब वो जब स्टेटमेंट पढ़े हमने, जब हमने उनका स्टेटमेंट सुने तो मैं फौरन मेरा हाथ जो है ना वो कान के पास लगा कि कान में बीड़ी तो अटकी भी नहीं है हमारी, कि हमारे को कुछ अकल ही नहीं है हमारा। भाई आप समझ क्या रहे हैं जनता को? आप देखिएगा सरकार में बैठे हुए लोग, ये यहाँ के एक मंत्री है संजय सिरसाट साहब, उनके घर में उनके बेडरूम के पास इतना बड़ा बैग मिला, उसमें मेरे को नोटा दिख रहे, पत्रकारों को नोटा दिख रहे, और मैं बोला नहीं कपड़े हैं करके, तो मैं बोला अल्लाह ये ऐसे कपड़े हमको कब मिलने वाले हैं करके, ये कपड़े हम भी पहनना चाहेंगे करके उसमें। तो अब उन्होंने ऐसा समझ लिया है, दादा बोले मेरे को पता ही नहीं, मला माहितच नाही, काही काय झालं, कधी झालं मला माहितच नाही, 3 महिन्यापूर्वी मला असं। तर असे प्रकार, ये जो ऐसे जो मामला है ना उसमें सिर्फ एक निकला है। इनके मंत्रियों को अगर एक को अगर खंगा लेंगे, तो हर एक के ऐसे प्रकरण निकलेंगे उसमें, हर एक के प्रकरण निकलेंगे। अब तो मैं ये कहूंगा कि महाराष्ट्र के जितने अधिकारी हैं, तहसीलदार हो, तलाठी हो, जितने भी जो जमीनों के मामला के अंदर, इन्होंने स्ट्राइक कर देना कि बोलना पैसा इनमें खा रहा और सस्पेंड हमको किया जा रहा है करके। भाई कोई अपनी मर्जी से करेगा? तो अधिकारियों को भी ये समझना चाहिए कि बेटा जब बात आएगी ना, तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। नेता तो हाथ ऊपर कर लेगा, बाप बोलेगा मेरे को मालूम ही नहीं है क्या है करके, और बेटा इतना भोला कि उसे मालूम ही नहीं था कि वो सरकारी जमीन है करके। 500 रुपये में इन्होंने लिए, ये हमारे भुमरे साहब ने कितने में लिए थे वो, हिबानामा करके, वो भी 500-200 रुपए की बॉन्ड पेपर था ना उसके अंदर, 500 रुपए की बॉन्ड पेपर था ना, तो उस पर ले लिया। सर भुमरे साहब को सांसद रत्न जाहिर हुआ है, कैसा देखते हैं आप कि इतने कम समय में? नहीं, मेरी नाराजगी है इस बात को लेकर कि जो शख्स दुनिया में इतना मशहूर है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, वो अगर कोई अवार्ड का हकदार है तो मेरे हिसाब से कोई इंटरनेशनल जो अवार्ड रहेगा, जो दुनिया के अंदर, जैसा मैक्सिस अवार्ड होता है, नोबल पीस प्राइज होता है इनका, पीस से कोई लेना देना नहीं है, नोबल पी प्राइज हो सकता है उसका,
तो इनको ये संसद रत्न क्या है? इन्होंने जिस दिन चुन के आ गए थे तो मेरी नजर में तो उसी दिन रत्न हो गए थे वो। और उनके साथ साथ उनको जिन जिन लोगों ने वोट किए हुए हैं उनको भी अवार्ड मिलना चाहिए उसके अंदर। मेरी ये मांग है सरकार से। सर, बिहार इलेक्शन में आप 10 जगह चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छा स्ट्राइक रेट आता है, तो आप राज्यसभा पर जा सकते हैं, ऐसी उम्मीद हो रही है? नहीं, देखिए ये लोग अपने तौर के ऊपर उनकी दीवानगी, उनकी मोहब्बत है, उसमें ऐसा कोई ये नहीं है कि राज्यसभा की कोई सीट मिलेगी। और हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है साहब कि आप लोकसभा में जाइए, राज्यसभा में जाइए, मंत्री बन जाइएगा करके, ये कोई मायने नहीं रखता है। हमने जाके मेहनत किए है, कोशिश किए है, और अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार की और खासतौर से सीमांचल की आवाम जो है वो मजलिस के साथ पूरी ताकत के साथ खड़े रहेगी। मनोज जरांगे पार्टी की हत्या की साजिश रची गई थी, ऐसा ये मैंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में, लेकिन चूंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं बिहार में था, तो इसके बारे में पूरा पढ़ने के बाद मैं कमेंट कर सकता हूँ। सवाल ऐसा भी है कि मनोज जरांगे को छेड़छाड़ सिक्योरिटी दी जाए, ये मांग होती है, आप कैसे देखते हैं? चूंकि मैं है तो इस बारे में कि वो उसके अंदर कितनी सच्चाई है, क्या है करके, मैं चूंकि बिहार में था और मुझे बिल्कुल मौका नहीं मिला है, तो भाई एक समाज का लीडर तो बन के उभरा है, वो अपने समाज की लड़ाई लड़ तो रहा है उसमें। यकीनन हर इंसान के जान की सुरक्षा जो है वो सरकार ने लेनी चाहिए, हिफाजत करनी चाहिए उसके अंदर। अगर जरांगे पाटिल साहब को ऐसा लगता है कि भाई इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। हमारे शहर में तो ब्लैक करने वालों को भी है तो सुरक्षा दे देती है पुलिस, 2 नंबर के धंधे करने वालों को भी सुरक्षा दे देती है पुलिस उसमें। तो इतना बड़ा आदमी जो अपने समाज के लिए लड़ रहा है, उसको सुरक्षा अगर मिलनी चाहिए तो मिलनी चाहिए। नहीं, मैं बिहार के अंदर था, मैं बिल्कुल किसी से भी मेरी बातचीत करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। आज से महाराष्ट्र में लोकल बॉडी के लिए नॉमिनेशन शुरू हो चुका है, एमआईएम का क्या स्टैंड है सर? आज से शुरू। देखिए, मैंने है तो महाराष्ट्र के अंदर एक टीम तैयार किया है, और वही टीम पूरा इख्तियार उनके पास दिया गया है कि आपको एक लीडरशिप अगर डेवलप करना है तो उनके ऊपर एक जिम्मेदारियां भी देना पड़ेगा, और जिम्मेदारियां पूरी ताकत के साथ देना पड़ेगा, सिर्फ कागज के ऊपर नहीं है उसमें। तो मैंने एक चैलेंज इनके ऊपर दिया हो कि भैया ये इलेक्शन जो है वो हमारी टीम लड़ाएंगी, हमारे समीर साजिद साहब हो, वसीम भाई हो, और भी उसके अंदर जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो सब मिलके ये इलेक्शन लड़ाएंगे। मेरा सिर्फ मकसद यही है कि हमको नतीजे चाहिए उसके अंदर, जो डिलीवर करेगा वो मजलिस के अंदर आगे भी बढ़ेगा और टिके भी रहेगा, और जो मुझे फोर्स करेंगे कि साहब ये इलेक्शन लड़ाना है करके, तो हमने लोगों से ये कहा है कि हम आपसे एक अंडरटेकिंग लेंगे। अगर आप किसी जिले के ऑब्जर्वर है, इंचार्ज है, तो आप एक अंडरटेकिंग देंगे हमारे को, और उस अंडरटेकिंग के अंदर ये बताएंगे कि साहब ये इलेक्शन लड़ना जरूरी है और हम जीत के आएंगे। तो वो अंडरटेकिंग अगर मिल जाएगा तो इलेक्शन लड़ा लेंगे हम उनके बोलने के ऊपर। और अगर वो इलेक्शन के बाद, हारने से हमको डर नहीं है, लेकिन अगर किसी को 10,000 वोट मिले और हमको है तो वहां पे 300-500 वोट मिले, तो यानी कि मतलब आपका सियासी शऊर कितना है ये हमको समझ में आया, तो दूसरे दिन है तो हम आपको खुदाफिज कर देंगे पार्टी से। वो तो होते रहते दौरे, मुझे पता नहीं है काय के लिए आए थे, क्या करने किसानों को जाके मिले कोई, मैं पहले भी बोल चुका हूं, कोई दौरे फौरे करने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि आप अपने ऑफिस में बैठ के कौन सा क्षेत्र कितना खराब हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ये सब आप बता सकते हैं। तो ऐसे उसमें ठीक है, अपने राजनीतिक तौर के ऊपर ये कर रहे होंगे उसमें, लेकिन सवाल यही पैदा हो रहा है कि क्या किसानों को जो उनका सरसकट कर्ज माफी का मामला था, उनको जो मदद पहुंचाने का मामला था, क्या वो पूरा हो पाया है? तो नहीं हो पाया है। जिस इलेक्शन के वक्त में महिलाओं को लाड़ किया जा रहा था, वो पूरी महिलाओं के साथ लाड़ चल रहा है अभी भी, या वो लाड़ खत्म हो चुका है? 1500 रुपये अब उनको थैंक यू नो मेंशन कर दिया गया है। सर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि आरएसएस राष्ट्रहित की काम करती है, आप किस तरह देखते हैं? मुसलमानों के लिए भी दरवाजा खोल दिया। हमको कहीं नहीं जाने का है भाई, हम इस देश के अंदर है। आप आपका राष्ट्रहित कौन कौन सा काम है करके आप चड्डी पहनिए, डंडा लीजिए, साल में 1 मर्तबा है तो मोटे मोटे पेट लेके डंडा लेके है तो आप संचलन करिए और बोलिएगा हम इस देश के लिए।
आप इतना देशभक्ति की बात करते हैं, इनको पूर्व आरएसएस वालों को नहीं क्या, मेरे हिसाब से तो चाइना के बॉर्डर के ऊपर छोड़ देना चाहिए। उसके अंदर ऐसा भीड़ के भाग के आएंगे ना उसके अंदर चड्डी पहन के, इसमें ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं उसके अंदर। हमको मुसलमानों को रहने दीजिए साहब, मुसलमान अपने मेहनत काम काज करके कर रहा है। आप अपने बारे में आप बात करिएगा कि आप क्या करने वाले हैं करके, जहां वहां जो वो उठता है मुसलमान मुसलमान मुसलमान। झंडे की भी बात हो रही है, झंडे की भी बात हो रही है कि अब झंडा भगवा ही हम रखना चाह रहे थे, मगर गांधी जी ने उस वक्त जब कहा कि खराज है उसके अंदर जो उनका झंडे में है, उद्धव ने भी बोला है कि वो निकाल के बताए, चैलेंज करे उद्धव ठाकरे। देखिए बकवास बातों के ऊपर सर, मोहन भागवत के पूरी स्पीच में ये कहा गया उन्होंने कि आप आरएसएस में भारत का कोई भी बंदा आ सकता है, लेकिन एक शर्त ये है कि वो हिंदू करके आए, हिंदू भावना के साथ आए, मुस्लिम क्रिश्चियन दलित सभी के लिए हमारे दरवाजे खुले। लेकिन टैगलाइन ये रहेगी कि मैं भी यही बात कर रहा हूं। हाँ, मोहन भागवत साहब मजलिस में आ सकते हैं, एआईएमआईएम में पक्ष प्रवेश कर सकते हैं। हमारी भी पार्टी जो है वो हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई मारवाड़ी जैन सभी के को लेकर चलती है इसके अंदर। तो आपने मुझे दावत दी है, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, उसमें आप मेरे पास आ जाइएगा। तो बिहार में आप कंटिन्यू थे, कितनी सीटें लगभग इमाम वहां से ला रही है? अल्लाह ने चाहा तो ख्वाहिश तो हर एक की रहती है, हजारों ख्वाहिश है ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कोशिश तो हर सीट के ऊपर की गई है। अब आवाम तय करती है कि अंदर जाने के बाद बटन किसका दबाएंगे और किसको भिजाएगी करके। उसमें हमारा काम मेहनत करना है और हमने तो बहुत शिद्दत के साथ मेहनत की। मगर दुआ करिएगा अल्लाह वो वक्त दिखा दे कि जिस तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने असदुद्दीन अवैसी को कहा कि बिहार के अंदर हम तुमको 6 सीट भी नहीं दे सकते, अगर वो 6 सीट दे देते तो हम 6 सीट के ऊपर लड़े होते। हमने लिख के दिए थे कि हमको सिर्फ 6 सीट दे दें करके, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका वजूद ही नहीं है, इनकी कोई पहचान ही नहीं है, इनको कौन एमआईएम को वोट करने वाला है करके। उसमें अब इंशाअल्लाह 14 तारीख के दिन जब नतीजा आए तो हमारी अल्लाह से यही दुआ रहेगी, यही तेजस्वी और यही राहुल गांधी दारुसलाम के ऊपर आना चाहिए और असदुद्दीन अवैसी साहब को बोलना चाहिए कि साहब अब आइए ना, थोड़ा हमारे को आपके एमएलए की जरूरत पड़ने वाली है।